हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए जिन पार्ट 6 लेकर आया हूँ। अगर आपने बाकी के पार्ट अभी तक नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया, उस शख्स ने कहा। कौन हो तुम? नायजा ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं पहचाना? उस शख्स ने नायजा के थोड़ा करीब आते हुए पूछा। नायजा ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वो शख्स तकरीबन 7 फुट का था और मजबूत दिखाई पड़ रहा था। उसके चेहरे में वो कशिश थी कि नायजा की नजर उसके चेहरे से हटी नहीं पा रही थी। तुम्हें मैंने कहीं देखा है, नायजा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। तभी नायजा को याद आ गया कि कैसे वो एक साए से बचती हुई भाग रही थी और उस शख्स ने उसे उस साए से बचाया था। तुम तो शायद वही हो जिसे मैंने उस बगीचे में देखा था, नायजा ने पहचानते हुए कहा। तुमने सही पहचाना, उस शख्स ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर कहा। लेकिन मैं कहाँ हूँ? मेरे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? नायजा ने परेशान सा होते हुए पूछा। वो सभी हवेली में ही हैं, लेकिन तुम हवेली से थोड़ी दूरी पर एक महफूज जगह पर हो, उस शख्स ने बताया। महफूज जगह पर हूँ? तुम कहना क्या चाहते हो? नायजा ने सवाल किया। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन तुम कुछ दिनों से बेहोश थी और इसी बीच बहुत सारे कायनात या कह लो कि हादसे हो गए हैं, जिनकी वजह से मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा, उस शख्स ने बताया। मेरे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं हवेली में नहीं हूँ, मेरे पास मेरे अम्मी अब्बू नहीं हैं और तुम एक अजनबी शख्स मुझे यहाँ अजीब सी जगह पर ले आए हो। तो ये सब क्या है? और उससे बड़ा सवाल ये है कि तुम कौन हो? नायजा ने परेशान होकर पूछा। अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं तो तुम डरोगी तो नहीं? उस शख्स ने पूछा। मैं क्यों डरूंगी? तुम क्या कोई चोर या लुटेरे हो? नायजा ने पूछा। नायजा की बात सुनकर वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया। मेरा नाम इल्हान है और तुम लोगों की भाषा में कहूँ तो मैं एक जिन हूँ, उस शख्स ने कहा। जिन? क्या तुम सच में जिन हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये कहते हुए नायजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तभी इल्हान अचानक से उसके सामने से गायब हो गया। ये कहाँ गया? नायजा ने चौंक कर सब तरफ देखा। मैं तुम्हारे बिल्कुल पीछे हूँ, इल्हान ने नायजा के पीछे आकर कहा तो नायजा घबराकर पीछे हट गई। उसके चेहरे पर खौफ दिखाई देने लगा था। नायजा की हालत इल्हान ने कपा दी थी। तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुम्हें दिखाने के लिए ये सब कर रहा था, इल्हान ने कहा। मैं अपने अब्बू और अम्मी के पास जाना चाहती हूँ, मुझे उनके पास ले जाइए, नायजा ने घबराते हुए कहा। फिलहाल ये संभव नहीं है, इल्हान ने कहा। क्यों नहीं संभव है? नायजा ने पूछा। इल्हान ने नायजा की बातों का जवाब नहीं दिया। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, इल्हान ने कहा और फिर वहाँ से गायब हो गया। इल्हान के वहाँ से जाने के बाद नायजा कुछ देर के लिए घबराई हुई एक जगह बैठी रही और फिर मौका देखकर उस जगह से निकल गई। नासिर जल्दी से हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि सब्बा और अमीना उस कमरे में एक जगह सिकुड़ी हुई बैठी हैं। नासिर को देखकर सब्बा और अमीना दोनों नासिर के पास आकर उससे लगकर रोने लगी। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, अमीना ने कहा। मैंने हवेली से कुछ भयानक आवाज सुनी थी तो मुझे वापस आना पड़ा, नासिर ने कहा। वैसे वो आवाज कहाँ से आ रही थी? नासिर ने थोड़ा रुककर पूछा। वो इसी कमरे से आ रही थी, सब्बा ने बताया और फिर नासिर को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर नासिर के माथे पर पसीने की बूंद उभर आई। ये अच्छा नहीं हुआ, हम कल सवेरे ही इस हवेली को छोड़ देंगे, नासिर ने कहा। और नायजा का क्या होगा? अमीना ने पूछा। मैंने नायजा को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है। मैं अब और तुम लोगों को यहाँ पर रोकने का खतरा नहीं उठा सकता, नासिर ने कहा। अब्बू, क्या ये रूहानी आग हमारी मदद नहीं कर सकती? सब्बा ने पूछा।
सवाल अगर एक का होता तो सोच भी सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं। इतनों के लिए सिर्फ इतनी रूहानी आग काफी नहीं होगी। मुझे बाकी की परवाह नहीं है, लेकिन वो औरत एक तरह का संकट है। नासिर ने कहा, मेरे अब्बू की बर्बादी की वजह यही औरत है, और वो जो तुमने जानवर को देखा था वो इसी औरत की पैदाइश है। ऐसे और ना जाने कितने इस जंगल में भरे पड़े हैं, लेकिन जब तक इंसानी खून उनके मुंह नहीं लगता वो कोई हरकत नहीं करते। लेकिन अब बात दूसरी है, नासिर ने कहा। तभी वहाँ जैसे भूकंप सा आने लगा हो, पूरी हवेली कांपने लगी। चलो जल्दी से निकलो यहाँ से, नासिर ने चिल्लाकर कहा, और फिर जल्दी से सब्बा और अमीना को अपने साथ हवेली से बाहर ले गया। सब्बा हवेली के दरवाजे पर खड़ी उस हवेली हिलते देख रही थी। तभी हवेली में से एक तेज आवाज आई। लगता है मानो कोई भारी चीज हवेली के ऊपर जा गिरी हो। हे मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? अमीना ने घबराकर कहा। थोड़ी ही देर में हवेली का हिलना बंद हो गया। हवेली का हिलना बंद हो गया। हमें अंदर चलना चाहिए, नासिर ने कहा। अगर ये सब दोबारा शुरू हो गया तो? अमीना ने सवाल किया। फिलहाल तो हमें खुले में रहने की जगह अंदर ज्यादा महफूज हैं। वैसे भी आज रात का ही तो सवाल है, नासिर ने समझाया। तो सब्बा और अमीना डरती डरती उस हवेली में आ गए। जब उन लोगों ने अंदर आकर देखा तो जिस कमरे में वो रुके थे उस कमरे की छत गिर चुकी थी। नासिर उन्हें दूसरे कमरे में ले गया जहाँ पर वो आदम कद शीशा रखा हुआ था। आज रात हम इसी कमरे में गुजारेंगे, नासिर ने कहा, और फिर सब वहीं लेट गए। नायजा उस जगह से निकलकर खुले जंगल में आ गई थी। उसने सब तरफ देखा, लेकिन सिवा जंगल के उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। और फिर कुछ सोचकर नायजा एक तरफ को दौड़ती चली गई। ऊपर आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से सब तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। नायजा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस ऐसे ही बढ़ती चली जा रही थी कि तभी उसे सामने से कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर कुछ चबा रहा हो। लगता है सामने कोई जानवर है, नायजा ने घबराते हुए खुद से कहा, और फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। और अचानक ही उसके पैर उलझे और वो नीचे जा गिरी, और फिर जल्दी से उठकर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। शायद उस जानवर ने नायजा की गिरने की आवाज सुन ली थी, और वो जल्दी से वहां आ गया जहां नायजा गिरी थी, और वहां सूंघकर देखने लगा। उसकी गुर्राहट बहुत भयानक थी। नायजा ने अपने मुंह को अपने हाथों से दबा लिया ताकि धोखे से भी उसकी चीख निकले तो उस जानवर तक आवाज न जा पाए। लेकिन वो जानवर धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। नायजा बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने तुरंत वहां से उठकर बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उस जानवर ने नायजा को देखा तो उसने भी नायजा के पीछे दौड़ लगा दी। लेकिन बेचारी नायजा दौड़ने में उस जानवर की कहां बराबरी कर पाती। नायजा के पास पहुंचकर उस जानवर ने नायजा के ऊपर छलांग लगाई और नायजा मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। कोई मेरी मदद कीजिए, नायजा चिल्लाने लगी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो जानवर दूर जा गिर पड़ा। नायजा ने देखा तो इल्हान वहां आ गया था। तुम इंसानों में किसी की बात ना सुनने की बीमारी होती है क्या? इल्हान ने पूछा। उसके अल्फाजों में नाराजगी झलक रही थी। नायजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो काफी घबराई हुई थी। आसपास से और भी जानवरों की गुर्राने की आवाज आने लगी थी। इल्हान ने नायजा को अपनी गोद में उठाया और फिर ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए वहां से वापस उसे पुरानी जगह ले आया। अब यहीं रहना और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, इल्हान ने नायजा को अपनी गोद से उतारते हुए कहा। क्यों नहीं जाऊंगी? मेरी अम्मी अब्बू मेरे लिए कितनी परेशान होंगे। पता नहीं उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। और यहाँ मैं ऐसे एक अजनबी के साथ नहीं रह सकती। मुझे अपनी अम्मी अब्बू के पास जाना है, नायजा ने कहा। अभी तुमने बाहर जाकर देख ही लिया है। पूरी हवेली के आसपास की जगह इन्हीं खून पीने वाले जानवरों से भरी पड़ी है और तुम तो पहले से ही इनका शिकार बन चुकी हो। यहाँ से निकलते के साथ ही वो तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे, इल्हान ने समझाते हुए कहा। मुझे किसी ने भी शिकार नहीं बनाया। मुझे तुम जबरदस्ती यहाँ ले आए हो। मैंने सुना है कि ऐसे ही जिन हावी हो जाते हैं
और फिर हमेशा के लिए उस इंसान की जिंदगी दुखी बन जाती है। नाजा ने घबराते हुए कहा, हम उनमें से नहीं हैं, हम हमेशा से ही इंसानों की मदद करते आए हैं। इल्हान ने कहा, जब तुम हम इंसानों की मदद करते हो तो खुदा के लिए मेरी भी मदद करो। जैसे तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे वैसे ही अब मुझे मेरे अम्मी अब्बू के पास लेकर चलो। नाजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं ले जा सकता, ये वक्त तुम्हारे परिवार वालों पर बहुत भारी है। उन्होंने उनमें से एक जानवर को मार डाला है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे परिवार वालों की जिंदगी अब बहुत मुश्किल होने वाली है। इल्हान ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? नाजा घबराकर इल्हान का मुंह ताकने लगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो औरत जो उस हवेली में रहती है वो इतनी आसानी से तुम्हारे परिवार का पीछा नहीं छोड़ेगी। ये घूल है, इनका एक ही मकसद होता है कि लोगों को डरा डरा कर इतना बेबस कर दो कि वो कुछ ना कर सकें, और फिर शुरू होता है उनका खूनी खेल। इल्हान ने बताया, तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? उन लोगों को भी यहाँ ले आओ। नाजा ने फिक्रमंद होते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है और वैसे भी तुम्हारे अब्बू पहले भी इस तरह के हालातों का सामना कर चुके हैं। इल्हान ने बताया, ये तुम क्या कह रहे हो? नाजा ने चौंकते हुए पूछा, लगता है तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। इल्हान ने कहा, अगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है तो तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या है और हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। नाजा ने परेशान होकर कहा तो इल्हान नाजा को गहरी नजरों से देखने लगा। तुम्हें अभी कुछ देर आराम करना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सुबह को मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा। फिलहाल मुझे जाना है, और हाँ, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम यहाँ से निकलने की सोचना भी मत। इल्हान ने कहा और फिर वहाँ से गायब हो गया। बिजली गिरने की एक तेज गड़गड़ाहट से अमीना और सब्बा चौंककर उठ गई। ये किस चीज की आवाज है? सब्बा ने घबराकर पूछा। बाहर बिजली गिरी है, लगता है कि मौसम खराब है, नासिर ने कहा। लाइट फिर से चली गई थी। सब्बा ने उठकर लैंप जला लिया। बाहर तेज बारिश होने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अब्बू, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, सब्बा ने घबराते हुए कहा। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं और तुम्हारी अम्मी यही तुम्हारे पास ही हैं, और वैसे भी सिर्फ आज रात की ही बात है, कल हम इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे, नासिर ने कहा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उस झोंके से खिड़की खुल गई और उस कमरे की कुछ चीज बिखर गई। साथ ही उस आदमकद शीशे का कपड़ा भी उतर गया। हवा बहुत तेज है। ऐसे ही एक हवा हमारी नाजा को भी हमसे दूर ले गई थी, अमीना ने घबराकर कहा। अमीना, जरा इस खिड़की को बंद करने में मेरी मदद करो, नासिर ने कहा। अमीना नासिर के पास जाकर खिड़की बंद करवाने में मदद करने लगी और सब्बा वहीं घबराई हुई एक जगह सिकुड़कर बैठ गई। घबराहट में सब्बा को इस बात का एहसास ही नहीं हो पाया कि उसकी पीठ के पीछे वो आदम का शीशा लगा हुआ है। उस शीशे में उस औरत का साया धीरे धीरे उभरने लगा था। खिड़की बंद करवाकर अमीना जैसे ही पलटी तो उसकी नजर सीधी उस शीशे पर पड़ी जिसमें उस औरत का साया दिखाई दे रहा था। सब्बा, वहां से हट जाओ, अमीना ने चिल्लाकर कहा तो सब्बा को एकदम से अपने पीछे तेज सांस के चलने की आवाज आई। सब्बा तुरंत वहां से उठकर भागी, लेकिन तभी उस औरत ने सब्बा के पैर पकड़कर खींच लिया। अम्मी, अब्बू, मुझे बचाओ, सब्बा चिल्लाई। अमीना ने भागकर सब्बा के हाथ पकड़ लिए और अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन उस औरत में बहुत ज्यादा ताकत थी। थोड़ी ही देर में अमीना भी उसकी तरफ खींचने लगी। नासिर ने भागकर एक कुर्सी उठा ली और उस शीशे पर पूरी ताकत से मारी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। नासिर ने फिर उस शीशे को पूरी ताकत से गिराने की कोशिश की, लेकिन नासिर उस शीशे को हिला भी नहीं पाया। सब्बा का आधा जिस्म उस शीशे में समा गया था। नासिर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसकी नजर उस कपड़े पर पड़ी और नासिर ने भागकर उस कपड़े को शीशे पर ढक दिया और एक ही झटके में सब्बा और अमीना उस औरत के चंगुल से छूट गई। सब्बा जमीन पर पड़ी हुई हाँफ रही थी।
नासिर ने फिर जल्दी से उस कपड़े पर सामान उठाकर रख दिया, जिससे हवा का झोंका आ भी जाए तो उस शीशे का कपड़ा ना हटे। अब्बू, अब चाहे जो हो जाए लेकिन हम इस हवेली में नहीं रहेंगे, सब्बा ने घबराती हुई कहा और फिर जल्दी से उठकर उस कमरे से निकलकर भागती हुई बाहर चली गई। सब्बा, रुक जाओ, नासिर ने आवाज लगाई और सब्बा के पीछे भागने लगा। सब्बा को होश ही नहीं था। वो जल्दी से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर आई कि तभी उसका पैर फिसल गया और फिर सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा था। सब्बा ने एक बार कोशिश करके सिर उठाया तो उसे अपनी तरफ नासिर आता हुआ दिखाई पड़ा और फिर वो बेहोश हो गई। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। पार्ट 7 बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।